ओके जी, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी यूट्राइन नियोप्लाज्म। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो यूट्रस के कैंसर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक हो गया, तो यूट्राइन नियोप्लाज्म हम स्टार्ट करते हैं। तो यूट्राइन नियोप्लाज्म, यूट्राइन नियोप्लाज्म, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है कि यूट्रस के हमने क्या पढ़ने हैं, कैंसर पढ़ने हैं। अब सबसे पहले हम पर चलते हैं पहले की तरफ, और वो क्या है, डेट इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, तो मुझे सारे लावे शाहबाज जल्दी से बता दें कि ये मेलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा। ये मेलिग्नेंट होगा या ये बिनाइन होगा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या होगा, मेलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा। जी, जाहिर सी बात है, अगर ये कार्सिनोमा है तो कार्सिनोमा जब भी आता है लफ्ज तो हम कहते हैं कि ये क्या है, मेलिग्नेंट है। तो एक तो एमसीक्यूज आपका सोल्व हो गया कि यार जो अब हमारा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है वो क्या होगा, वो खतरनाक होगा, वो क्या होगा, मेलिग्नेंट होगा। ओके, अब ये क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल, इट इज मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल ट्यूमर। ठीक है, मतलब जो गायनी गायनी में जो औरतों को सबसे ज्यादा कैंसर होता है गायनी में, उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन है डेट इज कौन सा है, डेट इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो इट इज मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल नियोप्लाज्म, दूसरी बात हमें पता चल गई। उसके बाद हमने और क्या याद रखना है, इसकी ना दो टाइप्स हैं। इसकी क्या है, दो टाइप्स, और इन टाइप्स को जरा गौर से समझना। देखो, इसको हम समझते हैं। अब जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इसकी क्या है, दो टाइप्स हैं। इसकी कौन कौन सी टाइप है, एक है हाइपरप्लेजिया, मतलब कि अगर एंडोमेट्रियस का हाइपर एंडोमेट्रियम का क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, तो उससे जो कार्सिनोमा डेवलप होता है उसकी एक लैदा पैथोलॉजी होगी। मतलब कि फर्ज करो, अब मुझे आप शाबाश जल्दी से बता दें ये भी कि हाइपरप्लेजिया कब होगा, मतलब कौन सी चीज ज्यादा होगी तो हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम होगा। जी डॉक्टर मिराज, डॉक्टर अनम, आप जरा बताएं कि एंडोमेट्रियम का कब ज्यादा होगा, हाइपरप्लेजिया क्यों होगा एंडोमेट्रियम का, जल्दी बताएं। शाबाश, जल्दी बताएं जी। अ, बता दें जल्दी। जी, जब क्या होगा, जब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। जब क्या होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। तो अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो एस्ट्रोजन क्या कराएगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कराएगा। और हमने कल भी पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, इट इज वेरी अ रिस्क, इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो अगर जो एंडोमेट्रियम है उसका अगर हाइपरप्लेजिया होता है तो उससे जो कैंसर निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एंडोमेट्रियोइड। उसको हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियोइड, ठीक है, एंडोमेट्रियोइड। दूसरे नंबर पे जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है, मतलब कि उसका मेनोपॉज हो चुका है, अब उसको मेंसेस नहीं आते। जब उसको मेंसेस नहीं आते तो क्या होता है, उसका जो यूट्रस होती है, जो उसकी वेजाइना वगैरह होती है, उसकी क्या हो जाती है, एट्रोफी। तो जो एंडोमेट्रियम है उसकी क्या हो जाती है, एट्रोफी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनमें क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। और इसको हम कहते हैं स्पोरेडिक, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेडिक कहते हैं, ठीक है, स्पोरेडिक कहते हैं। और इट इज ड्यू टू एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियम। और इसमें इसमें जो कार्सिनोमा होगा डेट विल बी सीरस कार्सिनोमा। ठीक हो गया, डेट विल बी सीरस कार्सिनोमा। अब हम इसको जरा पढ़ते हैं कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि यार जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है ये मेलिग्नेंट होता है, और ये इट इज मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल नियोप्लाज्म। एंड इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इरेगुलर ब्लीड के साथ। फीमेल आपके पास आएगी और उसको क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, इरेगुलर सी ब्लीडिंग होगी, ठीक है। चाहे उसका मेनोपॉज हो चुका है या अभी मेनोपॉज नहीं हुआ, तो उसको अक्सर क्या रहती है, उसको ब्लीडिंग रहती है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वो वाला कार्सिनोमा जो कि किसकी वजह से हुआ है, ज्यादा एस्ट्रोजन की वजह से हुआ है, मतलब कि हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियम की वजह से हुआ है। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोइड। उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोइड कहते हैं, एंडोमेट्रियोइड कहते हैं। अब जो एंडोमेट्रियोइड है ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू ओबेसिटी। सबसे पहले हमने कहा कि यार ओबेसिटी में इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर एक फीमेल है वो ओबीज है तो ओबीज में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये मुझे सारे शाबाश आप लोग बता दोगे कि ओबेसिटी में इसके चांसेस क्यों ज्यादा होंगे। उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ इसकी, और किसके किसके साथ एसोसिएशन है। तो इसकी एसोसिएशन है जी किसके साथ, अर्ली मिनार्की के साथ। कि अगर एक फीमेल है उसको जल्दी मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें भी क्या हो सकता है, उसको एंडोमेट्रॉइड हो सकता है। जी डॉक्टर अनम सही बता रही हैं बिल्कुल, कि जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी में क्या होगा, ओबेसिटी में क्या होगा कि जो पेरिफेरल पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोन, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोन, एस्ट्रोन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फीमेल ओबीज है। फीमेल जब ओबीज होगी तो क्या होगा, उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होंगे। जब एडिपोज टिश्यू ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उसके जो एंड्रोजन होंगे, एडिपोज टिश्यू उस एंड्रोजन को कन्वर्ट करते रहेंगे किसमें, एस्ट्रॉन में। और एस्ट्रॉन क्या करा देगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है तो कौन सा कैंसर होता है, दैट इज एंडोमेट्रियोइड, दैट इज एंडोमेट्रियोइड, आसान सी बात है। उसके बाद इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, अर्ली मेनार्की के साथ। और किसके साथ है, लेट मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज और अर्ली मेनार्की के साथ इसकी क्या है, एसोसिएशन। मतलब इन फीमेल्स में ये क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है नली पैरिटी, कि अगर एक फीमेल है उसका कोई भी बच्चा नहीं है, कभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, या अगर वो प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसने किसी लिविंग बेबी को जन्म नहीं दिया,
तो इसको हम कहते हैं नली पैरिटी। और इसमें भी क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं कि इसके एंडोमेट्रियोइड के। इसके बाद आप कहते हैं कि यार हमें हिस्टोलॉजी क्या मिलेगी, तो इसमें आपको हिस्टोलॉजी क्या मिलेगी, इसमें आपको हिस्टोलॉजी ये मिलेगी कि अब नॉर्मली अरेंज्ड, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको लिख लें, इसमें आपको क्या मिलेगा, अब नॉर्मली अरेंज्ड, अब नॉर्मली अरेंज्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड। जो एंडोमेट्रियम के ग्लैंड होंगे वो क्या होंगे, अब नॉर्मली क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो अब नॉर्मली अरेंज्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड, एंडोमेट्रियल जो ग्लैंड होंगे वो क्या होंगे, अब नॉर्मली अरेंज हुए होंगे। ठीक हो गया, तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद इसने लिखा हुआ है कि अर्ली पैथोजेनिक इवेंट्स इंक्लूड लॉस ऑफ P10 एंड मिसमैच रिपेयर प्रोटीन। देखो दो प्रोटीन होती है, एक को हम कहते हैं P10 प्रोटीन, ठीक है, P10 प्रोटीन, और एक होती है मिसमैच रिपेयर प्रोटीन। ठीक है, मतलब ये प्रोटीन है और ये क्या है, ये रिपेयर करती है, मतलब इन्होंने ना हमें मिसमैच से बचाना होता है, मिसमैच ऑफ डीएनए, मिसमैच ऑफ डीएनए से इन्होंने बचाना होता है। तो अगर इनमें क्या हो जाता है, अगर ये लॉस हो जाती है, अगर इनमें म्यूटेशन आ जाती है, तो फीमेल को क्या हो जाएगा, फीमेल को एंडोमेट्रियोइड हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी इसमें एक दूसरी वजह यह है कि ओबेसिटी में ज्यादा होता है, या फिर अगर कोई फीमेल है उसको अर्ली मनार्की है, जो लेट मेनोपॉज है, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं, डेट वाज सीरस। डेट वाज सीरस, और सीरस क्यों हो रही थी, सीरस क्यों हो रही थी, ड्यू टू ए ट्रॉफी, ड्यू टू ए ट्रॉफी, कि मतलब मेनोपॉज के बाद आपको पता है कि वजाइना और जो यूट्रस होती है इसकी ए ट्रॉफी हो जाती है। तो जब ए ट्रॉफी होगी तो क्या होगा, उसको सीरस कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और आपको आपके पास हमेशा इसकी हिस्ट्री कौन सी मिलेगी, कि ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, मतलब ये वो वाली वुमेन है, ये वो वाली लेडी है जिसके मेंसेस अब आना बंद हो गए हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होगा, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें एंडोमेट्रियल एट्रोफी होती है, इसमें क्या होती है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी होती है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगा, और किसमें होगा, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होगा। आसान सी बात है। और ये क्या होता है, बहुत अग्रेसिव होता है, और इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है, और दैट इज योर समोमा बॉडी, दैट इज योर समोमा बॉडी। और मुझे शाहबाज जल्दी से लावे सारे बता दें कि हमने कल एक डिजीज पढ़ी थी, उसमें भी हमें समोमा बॉडी मिलती है, और हमने उसमें एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ी थी, उसमें भी हमें समोमा बॉडी मिलती है। तो हम तीनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं जी। एक डॉक्टर काशिफ ने बता दिया, एक डॉक्टर अनम ने बता दिया, और एक माशाल्लाह डॉक्टर खिजर हयात ने बता दिया। तो हम इन तीनों को लिख लेते हैं। देखो हमें स्मोमा बॉडीज किन किन में ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो एक मिनट, एक स्टूडेंट को आई थिंक लिंक नहीं रह गया, मैं उसको शेयर कर दूं, किधर गया, हाँ आई थिंक उस, ओके लिंक शेयर हो गया। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि जो स्मोमा बॉडी होती है, स्मोमा बॉडी किस किस में हमें मिलती है, पेपलरी कार्सिनोमा, पी से स्मोमा और पी से पेपलरी कार्सिनोमा ऑफ अपना थायराइड ग्लैंड। उसके बाद किस में आता है, सीरस कार्सिनोमा। सीरस कार्सिनोमा किसका था, सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी का। ठीक है, सीरस कार्सिनोमा में भी हमें मिलता है, और किस में मिलता है, ये है ओवरी का। सीरस कार्सिनोमा किसका, ओवरी का। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं डेट इज सीरस कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो सीरस कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस हो या सीरस कार्सिनोमा ऑफ कौन सा हो, ओवरी हो, इन सब में हमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, इस सब में हमें क्या मिलता है जी, हमें स्मोमा बॉडीज मिलती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी बात है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ पेपिला एंड टफ्ट। इसमें क्या मिलते हैं, इसमें हमें पेपिला मिलते हैं। पेपिला का मतलब क्या होता है, इसको हमने आज पढ़ना भी है, पेपिला क्या होते हैं। पेपिला का मतलब होता है फिंगर लाइक ग्रोथ। ठीक है, पेपिला का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक ग्रोथ। ठीक है, तो अगर किसी टिश्यू की फिंगर लाइक ग्रोथ हो रही है तो इसको हम कहते हैं पेपिला। ठीक है, तो इसमें हमें पेपिला मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, टफ्ट ऑफ टिश्यूज मिलेंगे। मतलब कि ये सीरियस है ना, फर्ज करो कि ये क्या है, ये मतलब एंडोमीट वो है अपनी एंडोमीट्रियम। तो इसमें हमें इस तरह ना फिंगर लाइक ग्रोथ पैटर्न मिलेगा एंडोमीट्रियम का। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सीरस कार्सिनोमा, और ये कैंसरस होता है। बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, हम आगे चलते हैं, और आगे हमारा जो सेकंड टॉपिक है डेट इज लियो मायोमा। ठीक है, डेट इज लियो मायोमा। तो मुझे शाबाश जल्दी से सारे लावे बता देंगे कि ये बिनाइन होगा या मलिग्नेंट होगा, ये बिनाइन होगा या मलिग्नेंट होगा जी। डॉक्टर समीना ने पहले ही बता दिया, और डॉक्टर अनम भी सही बता रही है कि ये क्या होगा, बिनाइन होगा। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसके एंड पे क्या आ रहा है, इसके एंड पे क्या आ रहा है, ओमा आ रहा है। ठीक है, तो ओमा से हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, बिनाइन होगा। पहली चीज समझ समझ आ गई। उसके बाद हम इसको इसका दूसरा नाम क्या है, फिब्रॉइड्स। और हम क्लिनिकली क्या यूज करते हैं, हम क्लिनिकली फिब्रॉइड्स ही यूज करते हैं। इसका मैंने पेशेंट देखा भी हुआ है। ठीक हो गया, तो ये हम चीज यूज करेंगे। ठीक हो गया, तो फिब्रॉइड्स मतलब फिब्रॉइड्स में हम फिब्रॉइड्स कहते हैं इसको आम जुबान में, फिब्रोब्लास्ट नहीं कहते, फिब्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, फिब्रॉइड्स कहते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन फीमेल। ये क्या है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है किसमें, फीमेल्स में। मोस्ट कॉमन ट्यूमर है किसमें, फीमेल में मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। और और प्रेजेंट विद मल्टीपल मल्टीपल ट्यूमर्स इन 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 मतलब इसमें क्या होगा, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, कि फीमेल आपके पास आएगी, किसके पास आएगी, मल्टीपल ट्यूमर,
ठीक है, उसको अपने यूट्रस के ऊपर ना काफी ज्यादा मैस फील होगा, लेकिन इसके साथ फीमेल नहीं आती। इसका मैंने पेशेंट देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपल मैस के साथ आएगी आपके पास फीमेल, और इसमें होती है इनफर्टिलिटी। इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी मैं वजह आपको समझाता हूँ। देखो, फर्ज करो ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है, यूट्रस है, और इसमें ना ये फिब्राइड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इसकी ये ना मायोमीट्रियम में होते हैं, मतलब ये क्या है, इसके अंदर ना फिब्राइड्स धसे हुए हैं। और ये इसके मतलब सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम है। तो ये जो फिब्राइड्स होते हैं, ये जो फिब्राइड्स होते हैं ये काम करते हैं, जो फिब्राइड्स होते हैं ये काम करते हैं, एक्ट एज आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के तौर पे काम करते हैं। मतलब कि हमने यूट्रस में कोई चीज नहीं लगाई होती, लेकिन ये जो फिब्राइड्स होते हैं ये काम करते हैं एक्ट एज आईयूडी। जब आईयूडी हमने कोई चीज यूट्रस में रखी हुई है, तो जाहिर बात है उससे उससे फर्टिलाइजेशन अफेक्ट होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है, तो जो जाइगोट होगा वो सही तरह इम्प्लांट नहीं होगा, तो इसमें सवेयर इनफर्टिलिटी होती है। जो फिब्राइड्स के पेशेंट होते हैं इनमें इनफर्टिलिटी होती है। ये जो लेडीज होते हैं वो क्या होती हैं, वो बांझपन का शिकार होती हैं, मतलब कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपके पास फीमेल आएगी इनफर्टिलिटी के पास। लेकिन जब आप उसमें अल्ट्रासाउंड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मल्टीपल ट्यूमर्स मिलेंगे जो कि बिनाइन होंगे, और उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे कि ये क्या है, लियोमायोमा है, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, फिब्राइड्स कहेंगे। और इसमें क्या होगा, इट इंक्रीज रिस्क इन ब्लैक। ठीक है, जो काले लोग हैं, मतलब ब्लैक पीपल है, उनमें इसके चांसेस क्या है, ज्यादा है। उसके बाद ये होता क्या है, तो इसको हम इसको लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें है जी कि ये बिनाइन होता है। ये क्या होता है, बिनाइन होता है, और बिनाइन होता है, बिनाइन के साथ साथ ये और क्या होता है, स्मूथ मसल। एसएम का मतलब है स्मूथ मसल का ट्यूमर है, जो यूट्रस के स्मूथ मसल होते हैं उसका ये ट्यूमर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद मलिग्नेंट। ठीक है, ये मलिग्नेंट मतलब अगर यही ये बिनाइन है, तो अगर इसकी मलिग्नेंट फॉर्म होगी, जो इसकी मलिग्नेंट फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, लियोमायोसार्कोमा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लियो मायोसार्कोमा। अगर वो फिब्राइड है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बिनाइन है, मतलब कि ये क्या है, लियोमायोमा है। और अगर वो मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, लियोमायोसार्कोमा। ठीक है, सार्कोमा आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मेलिग्नेंट कहेंगे। और एक माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जी ब्लैक में क्यों ज्यादा होता है। देखो, ये हर मतलब हर नेशन की ना डिफरेंट जेनेटिक्स होती है। जो ब्लैक है ना, ब्लैक, इनमें इनकी जीन्स ऐसी हैं कि इनमें ये इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, इसकी म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवन कि हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, ये जो मलेरिया वगैरह और ये जो सारी चीजें हैं ना, आप लोग हम आगे ना इसको फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो काले लोग हैं, काले लोगों में ना मलेरिया के बारे में और काफी चीजों में ना रेजिस्टेंस आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है जो अफ्रीकन है इनमें ये मलेरिया का मच्छर बहुत ज्यादा है। तो इसमें ना ये काफी मतलब इनकी ना वो रेजिस्टेंस आ चुकी है, और इतनी रेजिस्टेंस आ गई है कि इवन कि इनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया उसके मुकाबले में, मतलब उस वजह से। तो इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। लेकिन ब्लैक का यही है कि ब्लैक में इसमें यही है कि जीन की वजह से होगा ये ज्यादा। लाइक हाइपरटेंशन भी ब्लैक में ज्यादा था जी। डॉक्टर काशिफ, ये जो काले लोग हैं बस इनकी किस्मत ही खराब है। वैसे मतलब वो पहले ही काले हैं और उनमें बीमारियां भी काफी ज्यादा हैं। आप मोस्टली जो डिजीज पढ़ोगे वो ये होता है कि वो ब्लैक में ज्यादा होती है और व्हाइट में कम होती है। ठीक हो गया। इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं, या फिर पॉसिबल है तो बता जी। इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या करनी पड़ती है, आपको मायोमेक्टमी करनी पड़ती है, मायोमेक्टमी। ठीक है, मायोमेक्टमी करनी पड़ती है। ठीक है, आपको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है इन फिब्रॉइड्स को, वरना प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मैंने मरीज काफी अच्छे तरीके से देखा हुआ है, हमारे रिलेटिव्स हैं उनमें ये उसमें ये मरीज थी। तो वो बेचारे 11 साल से वो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। तो उनमें क्या था, उनमें 6 फिब्रॉइड्स थे। ठीक है, 6 के फिब्रॉइड्स थे। और हाँ, ये इनलार्ज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के साथ। ये इधर पता नहीं लिखा हुआ है या नहीं, उसमें स्टेप टू सीके में लिखा हुआ है। देखो, इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब क्या होते हैं, जब फीमेल को क्या आते हैं, मेंसेस आते हैं। जब फीमेल को क्या आते हैं, मेंसेस आते हैं, या फिर अगर इन केस फिब्राइड्स थोड़े हैं, अगर उसको प्रेगनेंसी हो भी जाती है, ठीक है, मेंसेस आते हैं, या फिर अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है, तो प्रेगनेंसी में क्या होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। प्रेगनेंसी में क्या होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा होगा। और एस्ट्रोजन क्या होगा, जब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक हो गया। तो उसने ये लिखा होगा, ये स्टेप टू सीके में बात लिखी हुई है कि ये इनलार्ज हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इनलार्ज हो जाते हैं ड्यू टू सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। डायग्नोसिस, डॉक्टर्स अभी पूछ रहे हैं जिसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो इसका डायग्नोस बहुत सिंपल है। हम जस्ट ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि इस फीमेल को क्या है, फिब्रॉइड्स है। ठीक हो गया। ओके, हम आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। आगे हमारा जो टॉपिक है, बल्कि हाँ उसने लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन सेंसिटिव इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, डिक्रीज इन मेनोपॉज, पीक अकरेंस एट 20 to 40। मतलब ये 20 से 40 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, 20 से 40 साल की जो उम्र है उनमें सबसे ये ज्यादा होता है, और ये एसिम्टोमेटिक होता है। फीमेल को
कोई सिम्टम नहीं आते, लेकिन फीमेल अक्सर आपके पास ये शिकायत लेके आएगी कि मुझे इनफर्टिलिटी है, मैं बांझपन का शिकार हूँ। तो फिर जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करोगे तो आपको फिब्राइड नजर आएंगे। ठीक हो गया। और इसमें इसमें हो सकता है, इसमें इरेगुलर ब्लीड भी हो सकता है। मतलब जो फीमेल है वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाए, मतलब जिस जो फीमेल मैंने देखी थी उसमें 6 थे, ठीक है, तो अगर ये इरेगुलर मतलब इसमें अगर ये 6 या काफी ज्यादा हो जाए तो इसमें इरेगुलर ब्लीड भी हो सकता है, मतलब कि एयूबी अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर मिस कैरेज भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो क्या हो जाएगा, मिस कैरेज हो जाएगा। अगर अपना प्रेगनेंसी हो भी जाती है लेकिन वो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, उसका मिस कैरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेगनेंसी में इसके जो ग्रोथ है वो हो जाती है ड्यू टू एस्ट्रोजन। ठीक हो गया। और इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि चूंकि इसमें फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीड होता है, तो ब्लीड की वजह से फीमेल को क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आईडीए। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हमने हेमाटोलॉजी में, मुझे याद है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट भी सिखाया था। क्योंकि अब आपको पता है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा कॉमन अनीमिया है वो आयरन का है। ठीक है। इवन के जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक आर्टिकल था, मैं एक एकेडमी में पढ़ता रहा हूँ, उस वो मैं रिसर्च सीखता रहा था कि रिसर्च आर्टिकल कैसे पब्लिश करते हैं ना, ऑनलाइन एकेडमी थी, तो उनका एक आर्टिकल था प्रॉपर। जी जी, ओके ओके। ओके, मैं स्लो करता हूँ स्पीड। अच्छा, मैं एक ना एकेडमी में काम नहीं कर रहा था, मतलब पढ़ रहा था, तो वहां पे मैंने ना रिसर्च आर्टिकल सीखा था कि रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो जो हमारे टीचर थे उनका ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इसी के ऊपर, और वो काफी मतलब उसका अच्छा था, इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा था जिस जर्नल में ना वो हुआ था पब्लिश। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि पाकिस्तान में जो 90% लेडीज हैं, जो पाकिस्तान में 90% जो लेडीज हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज की लेडीज हैं, वो क्या है, वो शिकार है, किसका शिकार है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का शिकार है 90% लेडीज। ठीक हो गया। ओके। तो ये आपने याद रखना है कि जो फिब्राइड्स होगा, इसमें इस इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें जो फीमेल होगी उसको आयरन सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, वरना वो किसका शिकार हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का शिकार हो जाएगी। बल्कि जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इट इज वेरी वेरी कॉमन इन फीमेल्स। मैंने इसका आपको ट्रीटमेंट भी सारा सिखाया था कि इसको आप ट्रीट कैसे करोगे। और ये फीमेल में बहुत कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में अक्सर मेंसेस के मसले आए होते हैं, इरेगुलर ब्लीड होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो मेरे पास अक्सर फीमेल्स के जो मेरे जानने वाली हैं, वो अक्सर ये मैसेज करती रहती हैं कि मतलब सांस बहुत फूलता है, ये मसला है, वो पीला कलर है, अपना एक्नी वगैरह बहुत निकलते हैं। तो उनमें जो सीबीसी है, सीबीसी में अक्सर ये मसला यही आया होता है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिब्राइड्स का। जी डॉक्टर एहसन, इसका ट्रीटमेंट यही है कि इसमें हम उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। जो अपना फिब्राइड्स होते हैं इसको हम सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपी करते हैं, या लेप्रोस्कोपी करके उसको रिमूव कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसके चांसेस सही हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मायोमैक्टमी है, मायोमैक्टमी डिक्रीज 30 to 40% चांसेस ऑफ फर्टिलिटी। मतलब कि आप उसको मायोमैक्टमी करोगे, आप उसका मायोमेट्रियम कट करोगे। देखो जी डॉक्टर मारिया माशाल्लाह पूछ रही हैं कि जो फिब्राइड्स होते हैं ये मायोमीट्रियम में होते हैं या एंडोमीट्रियम में होते हैं? होते ये एंडोमीट्रियम में ही है, लेकिन जो फिब्राइड्स होते हैं ये मायोमीट्रियम में भी होते हैं। जो मायोमीट्रियम में फिब्राइड्स होते हैं इसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फिब्राइड्स। मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये सारी बातें क्लिनिकल बातें हैं, अभी हमने बेसिक्स में नहीं पढ़नी। ठीक है। जो इंट्राम्यूरल फिब्राइड्स होते हैं वो मायोमीट्रियम में होते हैं, और उसको उसके लिए हम फिर मायोमैक्टमी करते हैं। ठीक हो गया। वरना हम अगर ऊपर ही लगा हो, मतलब कि ऊपर ऊपर एंडोमीट्रियम में हो, तो उसको तो हम ऊपर से उखाड़ लेते हैं, लेकिन जो अंदर होता है उसको फिर रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हम बात करते हैं कि हमें ये समझ आ गई है कि ये लियोमायोसार्कोमा क्या होता है। इसमें आपको एक हिस्टोलॉजी की फाइंडिंग ये मिलेगी, जब आप इसकी हिस्टोलॉजी कराओगे तो हिस्टोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा वोल्ड पैटर्न। वोल्ड हम किसको कहते हैं, आपने कभी फूल देखा होगा, फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर के पत्तियां जिस तरह अरेंज होती हैं उसको हम कहते हैं वोल्ड पैटर्न। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वोल्ड पैटर्न। वोल्ड पैटर्न क्या होता है, जिस तरह फूलों की पत्तियां अरेंज होती हैं उसको हम कहते हैं वोल्ड पैटर्न। तो आपको क्या मिलेगा, वोल्ड पैटर्न मिलेगा, वोल्ड पैटर्न ऑफ स्मूथ मसल बंडल्स। ठीक है, स्मूथ मसल बंडल्स का क्या मिलेगा आपको, वोल्ड पैटर्न मिलेगा। वोल्ड पैटर्न मिलेगा विद वेल डिमार्केटेड बॉडीज, विद वेल विद वेल डिमार्केटेड बॉडीज। मतलब वेल डिमार्केटेड का मतलब है कि उनके शार्प एजेस होंगे, विद शार्प एजेस। डिमार्केटेड का मतलब क्या होता है, शार्प एजेस। उसकी जो मतलब किनारे होंगे वो क्या होंगे, शार्प एजेस होंगे। ठीक है, शार्प एजेस होंगे। और हमें बॉडीज मिलेंगी, किसके साथ बॉडीज मिलेंगी, देखो ये आपने हिस्टोलॉजी सिर्फ याद ही करनी है कि इसमें आपको वोल्ड पैटर्न मिलेगा ऑफ स्मूथ बंडल विद वेल डिमार्केटेड बॉडीज, विद वेल डिमार्केटेड बॉडीज आपको मिलेंगी। ठीक हो गया। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं कि आपको ये समझ आया है या नहीं। फिब्रॉइड ये बहुत कॉमन सी एक डिजीज है और आपको अक्सर इसके मरीज देखने को मिलेंगे। जी डॉक्टर समीना और डॉक्टर काशिफ को समझ आ गया है। जी डॉक्टर मिराज, आपको समझ आ गया?
चलें जी, डॉक्टर मिराज को भी समझ आ गया, माशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। हम आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं लियोमायोसार्कोमा, कि अगर यही जो आपका बिनाइन ट्यूमर था, अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, कैंसर में, मतलब कि ये मलिग्नेंट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, लियो मायो सारकोमा। ठीक है, अगर सारकोमा आ रहा है तो सारकोमा मतलब क्या होता है, मलिग्नेंट होता है। तो हमें पहली बात ये पता चल गई कि ये क्या होगा, मलिग्नेंट होगा। ये क्या होगा, मलिग्नेंट होगा। और ये किसकी मतलब कहाँ से बना है, ये फिब्रॉइड से बना है। अच्छा, इट इज malignant proliferation ऑफ स्मूथ मसल। इट इज इट इज malignant proliferation, मतलब अगर malignant proliferation हो, किसकी proliferation हो, स्मूथ मसल की। malignant proliferation ऑफ स्मूथ मसल्स अराइजिंग फ्रॉम मायोमीट्रियम, कि मायोमीट्रियम से जो स्मूथ मसल निकल रहे होते हैं, अगर उनकी क्या हो, अगर उनकी प्रोलिफरेशन हो जाए malignant, तो इसको हम क्या कहेंगे, लियोमायोसार्कोमा अराइजिंग फ्रॉम मायोमीट्रियम। जो मायोमीट्रियम के स्मूथ मसल होते हैं, अगर उनकी malignant प्रोलिफरेशन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। एंड अराइजिस डी नोवो, मतलब अराइजिस डी नोवो का मतलब ये है कि ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अराइजिस डी नोवो पता नहीं किसी जुबान का लफज है, शायद लैटिन जुबान का लफज है। और इसका मतलब ये होगा कि नॉट फ्रॉम लियोमायोमा, नॉट फ्रॉम लियोमायोमा। इसको जरा समझ लो, लियोमायोमा। देखो, अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर फिब्रॉइड्स कन्वर्ट हो जाए किसमें, सार्कोमा में। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। जो फिब्रॉइड्स होते हैं वो बिनाइन है, वो कभी भी मिलिग्नेंट में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन अगर कोई फीमेल है और उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि जो उसकी अपना मायोमीट्रियम के स्मूथ मसल होंगे, अगर उनकी malignant प्रोलिफरेशन हो जाती है, अगर उनकी malignant प्रोलिफरेशन होती है, तो उसको हम कहेंगे लियोमायोसार्कोमा। और ये क्या होते हैं, ये डी नोवो होते हैं। डी नोवो का मतलब है कि ये लियोमायोमा से नहीं बनेंगे, ये बनेंगे शुरू से, ये कैंसर होगा। ठीक है, ये पहले बिनाइन नहीं होगा, ये शुरू से ही कैंसर होगा और ये malignant होगा। इसको हम कहते हैं डी नोवो। और ये आपको मोस्टली किन में मिलेगा, ये आपको मोस्टली मिलेगा पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में। ठीक है, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में मिलेगा, पोस्ट मेनोपोजल लेडीज में मिलेगा। और एग्जाम जब आप इसका करोगे तो आपको सिंगल लीजन विद एरिया ऑफ फिब्रॉइड। ठीक है, जब आप इसका एग्जामिनेशन करोगे तो एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, सिंगल सिंगल लीजन मिलेगी। ठीक है, लीजन सिंगल लीजन मिलेगी विद एरिया ऑफ फिब्रॉइड्स, विद एरिया ऑफ फिब्रॉइड्स, मतलब कि आपको फिब्रॉइड्स मिलेंगे और उसके इर्द गिर्द आपको एक सिंगल सी लीजन विद एरिया ऑफ नेक्रोसिस लिखा हुआ है, आई थिंक विद एरिया ऑफ नेक्रोसिस शायद लिखा है, या पता नहीं फिब्रॉइड्स लिखा है। इसको हम देख लेते हैं, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ओके, तो दिस इज लियोमायोसार्कोमा। इसमें आपने बस ये बात याद रखने की, ये मेलिग्नेंट होता है और ये लियोमायोमा से नहीं बनता, और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है, और इसमें हमें सिंगल लीजन मिलती है विद एरिया ऑफ नेक्रोसिस हमें मिलती है। ठीक हो गया, तो जी सारे कह रहे हैं नेक्रोसिस है, तो नेक्रोसिस ही लिखा होगा। जल्दी से मुझे बता दें कि समझ आई है आपको यूट्राइन नियोप्लाज्म की। फिर हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आज का बहुत अहम टॉपिक है, उसको हम पढ़ते हैं। फिर जल्दी बताएं, कोई मसला तो नहीं रह गया यहाँ तक? चलें, ठीक हो गया। देखें, ये जो अभी टॉपिक टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ना, अपनी पैथोमा खोलें। ठीक है, मैं आपको बल्कि पैथोमा पे लेके चलता हूँ पहले। अब सबसे पहले अपनी पैथोमा की बुक खोलें और पैथोमा पे तो चलते हैं हम। और ये क्या है, हाँ, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर हमने पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर है जी 183। 183, सॉरी 175 पेज है, 175 पेज है, 175 पेज है। ब्रेस्ट की थोड़ी फिजियो भी बता दी। जी जी, हम डिटेल में बात करेंगे ब्रेस्ट की। अच्छा, आपने सब अपने पैथोमा खोले और हम आपने पैथोमा से पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट एड को हाथ नहीं लगाना। अगर आपने कंफ्यूज होना है तो फर्स्ट एड पढ़ लें, अगर आप कंसेप्ट बनाना चाहते हो तो आप पैथोमा से पढ़ें। ठीक है, पैथोमा पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यूट्राइन न्यूप्लाज्म की डिटेल कहाँ पर मिलेगी, पैथोमा पे अच्छा लिखा हुआ है। पैथोमा पे यूट्राइन न्यूप्लाज्म अच्छा लिखा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप रॉबिन खोल सकते हैं, रॉबिन पे भी अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, 175, ठीक है, 175 पेज है। आप ये खोल के अपने सामने रखें, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये 3 पेज का पूरा चैप्टर है, और इसके ऊपर पहले नंबर पे तो लिखे इंपोर्टेंट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपको कॉन्सेप्ट लाजमी आना चाहिए अगर आप गायनाकोलॉजी कंप्लीट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसका आपको कॉन्सेप्ट लाजमी आना चाहिए, और ये बहुत आसान है, मतलब जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ना एक एक करके ये सारी चीजें समझाऊंगा। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा इसका, उसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको ना ये सारी डिजीज पढ़ाऊंगा, और पैथोमा की आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। ठीक हो गया, आपने अपनी पैथोमा की बुक अपने खोल के सामने रखनी है। मैं पहले आपको कुछ आपकी बेस बनाता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, तो मैं नोट्स पे चलता हूँ, और आई होप कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम क्या पढ़ने लगे हैं। ठीक हो गया। ओके जी, हम पढ़ने लगे हैं जी ब्रेस्ट पैथोलॉजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेस्ट पैथोलॉजी, कि जो ब्रेस्ट है इसकी पैथोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार ब्रेस्ट होती क्या है। ठीक है, तो ब्रेस्ट को समझने के लिए हम एक डायग्राम इंपोर्ट कर लेते
करते हैं, मैं डायग्राम मैंने आपके लिए एक निकाली थी, तो इस डायग्राम को हम निकालते हैं, और ये आ गई आपकी डायग्राम। ठीक है, ये पहले तो हम बुक की डायग्राम पढ़ते हैं ना, जो बुक ने बनाई हुई है। ये आ गई डायग्राम। अब इसको आपने समझना है गौर से। देखो, आपको पता है कि जो फीमेल्स होती हैं और जो मेल्स होते हैं, इन हम सब में क्या है, ब्रेस्ट है। अल्लाह ताला ने हमें एक स्ट्रक्चर दिया है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कहते हैं। और जो फीमेल होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है इससे। ठीक हो गया। और जो मेल होते हैं, मेल में इसका कोई खास काम नहीं है। अब जो ब्रेस्ट है इसको हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, और इसमें इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, और इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं घुसेंगे, लेकिन हम वो वाली बातें करेंगे जो कि हमारे लिए अहम है, जो कि आगे जाके आपको काम आनी है। ठीक है, तो मैं इसको स्लो स्लो पढ़ाऊंगा ताकि सबको समझ आ सके। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपने ये टॉपिक कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आपने ये टॉपिक लाजमी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। अच्छा, अब सबसे पहले उसने ये दिखाया हुआ है कि ये क्या है, ब्रेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेस्ट है। और ब्रेस्ट में उसने ये यहाँ ये जो मैंने सर्कल लगाया है, इस सर्कल को उसने उठा के जरा जूम करके हमें दिखाया हुआ है कि यार जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होता है वो किस तरह का हमें दिखता है। अल्लाह ताला ने ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर किस तरह बनाया है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है कि क्या है, पीछे एक पीछे एक पाउच होता है। ठीक है, एक पीछे पाउच होता है, और उसके आगे एक डक्ट होती है। ठीक है, उसके आगे क्या होती है, एक डक्ट होती है। और यहाँ करके जो डक्ट होती है वो क्या है, मतलब कि वो चौड़ी सी हुई है, वो स्वेल हुई हुई है। मतलब कि यहाँ पे जो डक्ट है वो क्या है, डायलेटेड है। यहाँ पे जो डक्ट है वो डायलेटेड है, और यहाँ पे क्या है, सिंपल एक डक्ट है। जो डायलेटेड डक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और ऐसी डक्ट जो कि किससे, जो कि टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, ये क्या है, लोब्यूलर यूनिट है। मतलब ये क्या है, टर्मिनल डक्ट है। ये सारी क्या है पीछे, ये सारी क्या है, ये सारी टर्मिनल डक्ट्स हैं। टर्मिनल डक्ट्स क्या करती हैं, टर्मिनल डक्ट्स अपनी सिक्रीशन किस में डालती हैं, मेन डक्ट में। ये दरमियान में क्या है, मेन डक्ट। और उसके बाद आपके पास आता है लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद क्या है, निपल। और निपल के बाद क्या आता है, मिल्क बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि यार समझ नहीं आई कोई खास, तो हम इसको जरा समझते हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया कि पीछे क्या होता है, पीछे एक अपना एक टर्मिनल डक्ट होती है, और टर्मिनल डक्ट के अंदर एक एपिथेलियम होता है। अब अभी हम एपिथेलियम पढ़ते हैं कि कौन सा एपिथेलियम होता है, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि जो डक्ट होती है, मतलब ये सारी डक्ट्स हैं, इनके अंदर ना एक एपिथेलियम लगा होता है, इस तरह। इस तरह एक एपिथेलियम होता है, और वो क्या करता है, वो मिल्क प्रोडक्शन करता है। जो अंदर एक मैंने ग्रीन कलर से लाइनें लगाई हैं, इसमें एक एपिथेलियम होता है, और वो क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है। मिल्क प्रोड्यूस करता है। और किस हार्मोन की वजह से मिल्क प्रोड्यूस करता है, मुझे जरा शाबाश जल्दी से बता दें कि इस जो अंदर वाला एपिथेलियम है वो किस हार्मोन की वजह से मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो माशाल्लाह, जो ऑक्सीटोसिन कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। और वो करता है प्रोलैक्टिन की वजह से। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करता है। जो अंदर वाला एपिथेलियम है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। और इसके इर्द गिर्द ये जो डक्ट होती है, जो अब मैं रेड से बनाने लगा हूँ, ये जो बाहर है, जो बाहर की किस्म, बाहर की तरफ ना एक और किस्म का एपिथेलियम होता है, उसको हम पढ़ते हैं मायो एपिथेलियम उसको कहते हैं, जो मैंने रेड से बनाया है। इसका काम मिल्क प्रोडक्शन काम नहीं है। लेकिन जब जब ये एक्साइट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, इस डक्ट पे प्रेशर बनता है। ये जो सारी डक्ट्स हैं इनके ऊपर प्रेशर बनता है, और जो मिल्क होता है वो क्या होता है, वो आगे जाता है। और जब इन पे प्रेशर बनता है तो मिल्क क्या करता है, मिल्क बाहर आता है। तो मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि जो मैंने रेड से एपिथेलियम बनाया है, इसके ऊपर आके कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा जी। जी सैयद अहमद आप भी बता दें जरा, सैयद आसिम आप भी बता दें, डॉक्टर मिराज आप भी बताएं जरा। जी, जो ऑक्सीटोसिन होगा वो क्या करेगा, वो जो मैंने रेड से एपिथेलियम बनाया है इसको ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब आपकी ना थोड़ी थोड़ी सी बेस बन गई है कि यार हम पढ़ने क्या लगे हैं। ठीक हो गया। तो इसको जरा हम पीछे लेके चलते हैं, डायग्राम को पीछे छोड़ते हैं, और अब हम जरा पैथोमा पे आते हैं, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है। ठीक हो गया। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने आपको एक डक्ट बनाई है ना, इस तरह की मिलियंस ऑफ, मतलब कि काफी ज्यादा डक्ट्स होती हैं एक फीमेल में। जो फीमेल की ब्रेस्ट होती है उसमें इस तरह की बहुत ज्यादा डक्ट्स होती हैं। और इनमें क्या बनता है, इनमें मिल्क प्रोडक्शन होती है। इनमें क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन होती है। ओके, हमें बात समझ आ गई है। अब हम कहते हैं कि यार इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो आप पेथोमा खोलें, और जो पेज नंबर 175 है उसको खोल के सामने रखें, और हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। तो इंट्रोडक्शन में उसने सबसे पहले ये बात लिखी हुई है, उसने सबसे पहले ये बात लिखी हुई है कि दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, ब्रेस्ट है। ठीक है, मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ये क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ओके, हमें एक बात समझ आ गई। एंड दे आर एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव्ड फ्रॉम स्किन। ये दोनों एमसीक्यूज हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से ये ड्राइव होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकली ये ड्राइव्ड हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से ड्राइव्ड है, एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव्ड फ्रॉम, एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव्ड फ्रॉम कहाँ से ड्राइव्ड है ये,
स्किन से। ठीक हो गया। तो हम दो बातें पढ़ी हैं। एक कि ये क्या है, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स एंड दे आर एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव्ड फ्रॉम स्किन। ओके, हम आगे चलते हैं। और इट कैन डेवलप एनीवेयर अलोंग मिल्क लाइन। आपको पता है मिल्क लाइन क्या होती है? देखो, फर्ज करो ये क्या है, एक फीमेल है, और हम फीमेल का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। मतलब ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, और ये उसके दो बाजू हैं, और ये क्या है, मतलब उसकी ब्रेस्ट है। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट और जो ब्रेस्ट होती है, और जो वुल्वा होता है, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, ठीक है, ब्रेस्ट और जो वल्वा होता है, इसके दरमियान एक लाइन होती है। ठीक है, इसके दरमियान एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं मिल्क लाइन। दोबारा सुने, जो फीमेल की ब्रेस्ट होती है और जो उसका एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, इसके दरमियान हम एक लाइन खींचते हैं, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं मिल्क लाइन। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? मिल्क लाइन। अब आपकी पथोमा ने ये बताया है आपको कि ये दे कैन डेवलप एनीवेयर अलोंग मिल्क लाइन। मतलब ये जो ब्रेस्ट ब्रेस्ट है, दे कैन डेवलप एनीवेयर, दे कैन डेवलप एनीवेयर अलोंग मिल्क लाइन, एनीवेयर अलोंग मिल्क लाइन। मिल्क लाइन की समझ आ जाएगी ना, कि ब्रेस्ट और जो वल्वा है उसके दरमियान जो एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं मिल्क लाइन। डेवलप एनीवेयर अलोंग मिल्क लाइन, ये मिल्क लाइन के ऊपर क्या ये डेवलप हो सकती है, मिल्क लाइन के ऊपर डेवलप हो सकती है। और ऐसे उसने लिखा भी हुआ है, सॉरी एक्जीला है, ये एक्जीला ब्रेस्ट नहीं है, एक्जीला है। जो एक्जीला, इसको मैं लिख भी देता हूँ। एक्जीला, एक्जीला से लेके वुल्वा तक, ठीक है, एक्जीला से लेके जो वुल्वा है उस तक जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं मिल्क लाइन। और इस जो एक्जीला और वुल्वा के दरमियान लाइन होती है, इसके दरमियान दरमियान वो कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं मिल्क लाइन। और ऐसे ग्लैंड्स जो कि मिल्क लाइन के ऊपर डेवलप हो, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सुपर न्यूमरेरी। ठीक है, सुपर न्यूमरेरी ग्लैंड कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी बुक ने लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो। सुपर न्यूमरेरी ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात समझने वाली है, इसको जरा गौर से समझना है, हर चीज छोड़ दें, और अब आप इसको जरा ध्यान से सुने, जो अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ। देखो, इसमें ना आपको आपको दो तरह के एपिथेलियम मिलेंगे। ठीक है, टू टाइप्स। इसमें उसके लिए लिखा हुआ है कि लिब्यूल्स मेक मिल्क दैट ड्रेन इनटू निपल वाया डक्ट। ठीक है, कि जो लिब्यूल्स होते हैं, जो लिब्यूल्स होते हैं, लिब्यूल्स हमने पीछे पढ़ा ना, कि लिब्यूल होता है उसके अंदर टर्मिनल डक्ट्स होती हैं। तो लिब्यूल्स मेक मिल्क, लिब्यूल्स क्या पैदा करते हैं? मिल्क बनाते हैं। लिब्यूल्स मेक मिल्क एंड दैट ड्रेन इनटू, जो कि ड्रेन होता है ड्रेन टू निपल, दैट ड्रेन टू निपल। ओके, ये तो हमें पता है। अब इसमें समझने वाली बात ये है, जो अब मैं आपको बताने लगा हूं, कि दे बोथ आर लाइंड बाय। ठीक है, दे बोथ आर लाइंड बाय, दे बोथ आर लाइंड बाय, मतलब इनमें इनमें ना एक एपिथेलियम होता है, इनमें दो किस्म का एपिथेलियम होता है। इस एपिथेलियम को लाजमी समझना, आपका कॉन्सेप्ट ये बनना चाहिए, वरना आपको आगे मसला होगा। देखो, एक होता है ल्यूमिनल सेल लेयर, एक क्या होता है? जो पहला एपिथेलियम है, दैट इज ल्यूमिनल सेल लेयर। ल्यूमिनल सेल लेयर, जो ल्यूमिनल सेल लेयर है, इसको जरा हम समझते हैं। देखो, हमने कहा था कि यार पीछे ना एक लोब्यूल होता है, उसके आगे क्या होती है? डक्ट होती है। ठीक है, उसके आगे क्या होती है? डक्ट होती है। और फर्ज करो ये क्या है? निपल है। मतलब ये क्या है? निपल है, और निपल में जो डक्ट होती है वो ड्रेन कर रही होती है। जो निपल में होती है वो क्या कर रही होती है? वो ड्रेन कर रही होती है। ओके, अब जरा इसको गौर से समझना, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ आ सके। अब ना जो फर्क जो मैं ब्लू कलर से बनाने लगा हूँ, ये इसके अंदर है। तो मुझे बताएं कि ल्यूमन जो होता है, ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन मैं बल्कि आपको बता देता हूँ। फर्ज करो ये एक ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल का जो अंदर वाली खाली जगह है, उसको हम कहते हैं ल्यूमन। इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। ऐसे ही है ना। अब जो ल्यूमिनल एपिथेलियम होगा, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। ये डक्ट है, ये जो एपिथेलियम है, इसको लाइन कर रहा है। तो मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि ये अंदर की तरफ होगा ल्यूमिनल एपिथेलियम, या बाहर की तरफ होगा? इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ल्यूमिनल है, तो ये क्या होगा? ये अंदर की तरफ होगा। ठीक हो गया। तो जो अब मैं ब्लू से बनाने लगा हूँ, ये क्या है? इट इज ल्यूमिनल एपिथेलियम। इट इज ल्यूमिनल एपिथेलियम। और ये क्या है? ये लाइन करता है किसको? डक्ट को और लोब्यूल्स को। डक्ट और लोब्यूल्स को क्या करता है? ये लाइन करता है। और किस किस तरह लाइन करता है? अंदर की तरफ। ये क्या करता है? अंदर की तरफ लाइन करता है। किसको? डक्ट और लोब्यूल को। हमें एक बात समझ आई कि यार अंदर की मतलब होता है, क्या करता है? ये लाइन करता है किसको? डक्ट और लोब्यूल्स को। अच्छा, अब मैं किसी और कलर से बनाता हूँ। फर्ज करो हम ना बना लेते हैं इससे, ऑरेंज कलर से। अब मुझे शाबाश आप जल्दी से बताएं, जो दूसरा एपिथेलियम होता है उसको हम कहते हैं आउटर सेल लेयर। उसको हम क्या कहते हैं? आउटर सेल लेयर। अब जो आउटर सेल लेयर है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगा? ये बाहर होगा। ठीक हो गया। तो इसको मैं इस तरह बाहर बना देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अपना ऑरेंज और रेड रेड कलर है, ये चाहे ये ऑरेंज है, तो इस कलर से जो मैंने एपिथेलियम बनाया है, ये क्या है? आउटर सेल लेयर है। अब आपको समझ आ गई है कि दो तरह का एपिथेलियम होता है। एक डक्ट के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल एपिथेलियम, और एक बाहर करके होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आउटर सेल लेयर। अब आप कहते हैं कि यार ये होता क्या है? ठीक है, तो अब हम जरा इसको पढ़ लेते हैं।
जो ल्यूमिनल एपिथेलियम लेयर है, जो ल्यूमिनल एपिथेलियम लेयर है, ये कौन सा एपिथेलियम होता है? जो ल्यूमिनल एपिथेलियम लेयर है, ये क्या होता है? क्या करता है? इस मतलब ये एपिथेलियम है और ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस मिल्क। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है मिल्क को। और आपने अभी अभी मुझे बताया कि कौन सा हार्मोन इसके ऊपर आके एक्ट करेगा तो ये मिल्क पर बनाएगा? इसके ऊपर आके हार्मोन एक्ट करेगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, इसके ऊपर आके हार्मोन एक्ट करेगा कौन सा? प्रोलैक्टिन। ओके। जो दूसरी लेयर है, दूसरी कौन सी थी? आउटर सेल लेयर। ठीक है, आउटर सेल लेयर। आउटर सेल लेयर को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम होता है मायो एपिथीलियल लेयर। उसको हम क्या कहते हैं? मायो एपिथीलियल लेयर। मायो एपिथीलियल लेयर। अब मायो एपिथीलियल लेयर के ऊपर आके एक्ट करेगा कौन? एक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जब आके एक्ट करेगा तो मायो एपिथीलियल लेयर मिल्क प्रोड्यूस करवाएगा या मिल्क को इजेक्ट कराएगा? ये क्या कराता है? ये क्या कराता है? इट काजेज द इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसका क्या है? इसका कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डक्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये मिल्क को बाहर निकालता है। तो इट कॉन्ट्रैक्ट और इसका क्या करता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये मिल्क को बाहर निकालता है। प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोलैक्टिन। कौन सा एपिथेलियम? ल्यूमिनल एपिथेलियम। और बाहर कौन निकालता है? मायो एपिथेलियम, जो कि क्या होता है? आउटवर्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। बाकी सीधी सीधी बातें हैं सारी। ओके। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट टिश्यूज आर हार्मोन सेंसिटिव। मतलब कि जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं? हार्मोन सेंसिटिव होते हैं। इन पे इनके ऊपर आके हार्मोन्स एक्ट कर सकते हैं। दे आर हार्मोन सेंसिटिव। दे आर हार्मोन सेंसिटिव। और उसने लिखा हुआ है कि बिफोर प्यूबर्टी, कि मतलब अगर कोई फीमेल है या मेल है, अगर उसको प्यूबर्टी अभी तक नहीं हुई, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले पहले क्या होता है? प्यूबर्टी से पहले पहले आपने याद रखना है, ये बस एक जनरल इंफॉर्मेशन है, कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बिफोर प्यूबर्टी क्या होगा? कि जो मेल है या चाहे फीमेल है, मेल है या चाहे फीमेल है, टिश्यूज आर ओनली, जो उसमें ब्रेस्ट में टिश्यूज होंगे वो कौन सी होंगे? ओनली डक्स। उसमें सिर्फ डक्स ही होंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। उसमें लोब्यूल्स वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा? डक्ट ही होगा। प्यूबर्टी से पहले पहले अगर वो फीमेल है या मेल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं? सिर्फ डक्स ही होती हैं और कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन आफ्टर मेनार्की, अब हम फीमेल पे आते हैं। ठीक है, आफ्टर मेनार्की, जब फीमेल को क्या हो जाती है? मेनार्की हो जाती है, मतलब कि उसको क्या हो जाता है? मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आफ्टर मेनार्की क्या होता है? आफ्टर मेनार्की क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। आपको जाहिर बात पता है कि अगर मेनार्की होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो क्या होगा? उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाएंगे। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे जी? ज्यादा हो जाएंगे। ओके। जब ये दोनों ज्यादा होंगे तो हम पीछे भी हजार दफा पढ़ चुके हैं कि जो एस्ट्रोजन होता है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये डेवलपमेंट कराते हैं। किसकी डेवलपमेंट कराते हैं? डेवलपमेंट ऑफ, ये डेवलपमेंट कराते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल डक्स। हाँ, डेवलपमेंट कराते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल डक्स की। जो छोटी छोटी डक्स थी ब्रेस्ट में, उनकी ये डेवलपमेंट कराते हैं। और लोब्यूल्स की डेवलपमेंट कराते हैं। और जब ये इनकी डेवलपमेंट हो जाती है तो आपने एक चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कल मैं आपसे ये दोबारा पूछूंगा और आपने भूले नहीं होना। वो बात ये है कि जो स्मॉल डक्स होती हैं ये सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे मिलती हैं? स्मॉल डक्स आर डेंस इन, स्मॉल डक्ट्स आर डेंस इन आउटर अपर आउटर क्वाड्रेंट। आपको पता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं इसके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो आपको ये जो स्मॉल डक्ट्स हैं वो किस में मिलेंगी? अपर अपर आउटर क्वाड्रेंट में मिलेंगी। अपर आउटर क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा मिलेंगी। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा आपको स्मॉल डक्ट्स कहाँ पे मिलेंगी? अपर आउटर क्वाड्रेंट। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, ये मैं आपको कल बताऊंगा। कल हम इसको देखेंगे कि हमने ये क्यों पढ़ा है। ओके। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि मतलब आफ्टर मेनार्की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होते हैं और जिससे उसकी डेवलपमेंट होती है। स्मॉल डक्ट्स डेंस होते हैं। कहाँ पे डेंस होते हैं? अपर आउटर क्वाड्रेंट में डेंस होते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये एक अहम बात है। ब्रेस्ट टेंडरनेस इज कॉमन, ब्रेस्ट टेंडरनेस इज कॉमन कंप्लेन, कॉमन कंप्लेन इन मेंसेस। मतलब एक फीमेल है, जब उसको उसको मेंसेस हो रहे होते हैं, या आपने अक्सर देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं जब इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो क्या होता है? इनकी जो ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब क्या होता है? कि पेन टू टच, कि अगर हम टच करने पे किसी चीज को पेन हो तो उसको हम कहते हैं टेंडर है। ठीक हो गया। तो जो फीमेल्स होती हैं जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो क्या होता है? उनकी ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है। सिर्फ ब्रेस्ट टेंडरनेस मेंस्ट्रुएशन में नहीं होती, इवन के जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। प्रेगनेंसी में भी क्या होती है?
ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं टेंडरनेस। टेंडरनेस होती है पेन टू टच, कि अगर हम टच करें और पेन हो तो इसको हम कहते हैं टेंडर, और इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी। तो ये भी बिल्कुल एक कॉमन सी कंप्लेन है। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि ये होता क्यों है। तो आपको पता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। इस वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट जी जो ब्रेस्ट होती है फीमेल की, वो क्या हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है। और जब मेनोपॉज होता है, जब फीमेल को मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, तो क्या होता है, इसकी एट्रोफी हो जाती है, ब्रेस्ट की क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। तो जब फीमेल मेनोपॉज को क्रॉस करती है तो उसके बाद उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो एट्रोफी में चली जाती है, मतलब कि वो स्मॉल, उनका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। इसको हम कहते हैं एट्रोफी ऑफ टिश्यूज। ठीक हो गया। इसमें एक और बहुत अहम बात लिखी हुई है, डेट इज ग्लैक्टोरिया। इसको हमने एंडोक्राइनोलॉजी में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। ग्लैक्टोरिया। ग्लैक्टोरिया के आगे लिखे, ग्लैक्टोरिया के आगे लिखे मिल्की निपल। ठीक है, मिल्की निपल। अगर एक फीमेल है और उसके जो निपल्स हैं उसमें मिल्क प्रोडक्शन होती रहती है, मतलब उसमें जो मिल्क है वो लीक होता रहता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लैक्टोरिया। और ये किन किन चीजों में होता है, तो इसमें आपकी बुक ने डेफिनेशन लिखी हुई है कि मिल्क प्रोडक्शन आउटसाइड ऑफ लैक्टेशन, कि लैक्टेशन के अलावा भी अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रही है तो इसको हम कहते हैं ग्लैक्टोरिया। लेकिन आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है मिल्की निपल। ठीक है, वो क्या है, मिल्की निपल, कि इसमें हमें क्या मिलता है, मिल्की निपल्स मिलते हैं। जो फीमेल के निपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्की हो जाते हैं, उनमें मिल्क मिल्क क्या हो रहा होता है, लीक हो रहा होता है। अच्छा, इट इज नॉट सिम्टम ऑफ कैंसर। इट इज नॉट सिम्टम ऑफ कैंसर, कि जब आपको मिल्की निपल मिले तो ये कैंसर नहीं होता। इट इज नॉट सिम्टम ऑफ कैंसर, पहली बात। और ये होता क्यों है, ठीक है, तो ये बहुत अहम बात है कि ग्लैक्टोरिया किन फीमेल्स में ज्यादा होता है, किन फीमेल्स में ग्लैक्टोरिया ज्यादा होता है। तो सबसे पहले है जी इसमें निपल स्टिमुलेशन। निपल स्टिमुलेशन, कि अगर मतलब कोई फीमेल है उसके निपल स्टिमुलेट हो रहे हैं, मतलब कोई आपको पता ही है कि क्या इसका प्रोसीजर हो सकता है, खैर मैं नहीं बताऊंगा। तो अगर कोई फीमेल है उसके निपल की स्टिमुलेशन हो रही है तो उसमें भी क्या हो सकता है, उसमें भी ग्लैक्टोरिया हो सकता है। इसके अलावा आपने एक और चीज याद रखनी है, ऐसी फीमेल्स जो कि लूज ब्रा पहनती हैं। ठीक है, लूज ब्रा, अगर एक फीमेल लूज ब्रा पहनती है तो उसमें भी क्या हो सकता है, उसमें भी जो उसके निपल्स हैं वो स्टिमुलेट होते रहेंगे। वो जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, उसमें मिल्क प्रोडक्शन होगी, और उसमें भी क्या हो सकता है, ग्लैक्टोरिया हो सकता है। और ये स्टेप टू सीके में बात लिखी हुई है, लूज ब्रा से क्या हो जाता है, ग्लैक्टोरिया होता है। उसके अलावा हमने एंडोक्राइनोलॉजी में एक डिजीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा क्या होता है, कि ऐसे सेल का ट्यूमर जो कि प्रोलैक्टिन बना रहे हैं। तो जाहिर बात है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, अगर उनका कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बनेगा। जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, कि उसमें ग्लैक्टोरिया हो जाएगा। और शाबाश, मुझे जरा सारे लावे भी ये बताएं कि अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो क्या फीमेल की लिबिडो जो है, लिबिडो का पता क्या आता है, सेक्सुअल डिजायर्स, जो फीमेल की लिबिडो है वो कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर काशिफ माशाल्लाह सही बता रहे हैं। ओके जी, सारे सही बता रहे हैं, ठीक है, सारे सही बता रहे हैं। मुझे ये भी बता दें कि क्या एक फीमेल है और उसमें प्रोलैक्टिनोमा है, अगर एक फीमेल है उसमें प्रोलैक्टिनोमा है तो उसमें वो क्या बच्चे पैदा कर सकती है, उसमें बांझपन होगा या नहीं होगा, वो इनफर्टाइल होगी या फर्टाइल होगी। जी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगी क्योंकि वो इनफर्टाइल होगी। ओके, फर्टाइल कौन कह रहा है जी, डॉक्टर अनम, डॉक्टर मिराज और डॉक्टर समीना। ठीक है, आप सुन दें इसकी वजह क्या है, ये इनफर्टाइल होगी। ठीक है, ये क्या होगी, इनफर्टाइल होगी। ओके, इसके बाद एक और मेरा सवाल है जो कि एमसीक्यू है, सारे मैं एमसीक्यू पूछ रहा हूँ, आपसे बताता हूँ इसकी वजह बताता हूँ। एक और एमसीक्यू ये है कि अगर एक मेल है उसमें प्रोलैक्टिनोमा हो गया, एक मेल है, ये तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं ना, अगर एक मेल है उसमें प्रोलैक्टिनोमा हो गया तो उसमें इनफर्टिलिटी तो हो जाएगी, उसमें इनफर्टिलिटी तो हो जाएगी, लेकिन हमें उसमें फिजिकल एक साइन मिलता है। हम जब उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार इसको ये मसला हो सकता है। बताएं उसमें कौन सा साइन होगा। जी, जी डॉक्टर निमरा आप बताएं जरा, डॉक्टर सुमीना, डॉक्टर निमरा, डॉक्टर काशिफ खान। जी, डॉक्टर हसन सही बता रहे हैं, डॉक्टर जबी भी सही बता रहे हैं। बताएं बताएं, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, चलें। आप सारे माशाल्लाह सारे लावे हो। मैंने आपको, अगर आप सो रहे थे तो मैंने आपको जगाने की कोशिश की है। देखो, अगर एक फीमेल है, ठीक है, हमने इसको एंडोक्राइनोलॉजी में काफी डिटेल में पढ़ा था। अगर एक फीमेल है उसमें प्रोलैक्टिनोमा हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा से क्या होगा, प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा। जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो हमने इसको पढ़ा था कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, जीएनआरएच को कम कर देता है। जीएनआरएच को क्या कर देता है, कम कर देता है। जब जीएनआरएच कम होगा तो क्या होगा, एफएसएच और एलएच भी कम बनेंगे। जब एफएसएच और एलएच कम होंगे तो क्या होगा, एमोनोरिया होगा, उसको
मेंसेस नहीं आएंगे। जब उसको मेंसेस नहीं आएंगे तो क्या होगा कि उसको मतलब वो इनफर्टाइल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि यार वो इनफर्टाइल तो हो जाएगी, जो फीमेल होगी वो इनफर्टाइल होगी। अब अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा? अगर मेल में प्रोलैक्टिनोमा होता है, उसका पहले नंबर पे तो GnRH कम होगा। जब GnRH कम होगा तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। क्या होगी? इनफर्टिलिटी होगी। जब उसकी इनफर्टिलिटी होगी तो क्या होगा? जब उसकी इनफर्टिलिटी होगी तो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। पहली बात कि उसमें स्पर्म काउंट वगैरह बहुत कम हो जाएगा। ओके, लेकिन उसमें जो फिजिकल साइन देखो, जो फीमेल है, फीमेल में तो ब्रेस्ट डेवलप्ड है, ठीक है, जो फीमेल है वो उसमें तो प्रोलैक्टिन को वो बर्दाश्त कर लेगी, उसमें कोई ब्रेस्ट ब्रेस्ट में इतना ज्यादा इजाफा नहीं होता। लेकिन जो मेल है उसमें ब्रेस्ट पहले डेवलप नहीं है। तो जो मेल में हमें फिजिकल फाइंडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी? दैट विल बी गाइनोकोमेस्टिया। दैट विल बी गाइनोकोमेस्टिया, ठीक है, गाइनोकोमेस्टिया। अगर फीमेल में प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो हमें कोई खास मतलब जो उसकी ब्रेस्ट होती है उसमें साइज इंक्रीज नहीं मिलता। लेकिन अगर मेल में ज्यादा हो जाए प्रोलैक्टिनोमा हो जाए तो मेल को हमेशा हमेशा क्या होगा? गाइनोकोमेस्टिया हो जाएगा। मतलब कि फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट उसकी हो जाएगी। फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट उसकी हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये आपने चीजें याद रखनी है। ओके जी।